everyone, this is Rupali and I welcome you all to Eminent Institute YouTube channel। लास्ट लेक्चर हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखा था और जो हमारा सोर्स था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लक्ष्मीकांत 6th एडिशन की बुक है। नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज़ में है वो है हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला सेलिएंट फीचर है लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे अगर आप जाएं तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब वो लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसके 4 रीजंस है। पहला, ज्योग्राफिकल रीजंस। अगर आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट नेशन है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया, तो इन सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए और नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक की जितनी भी डाइवर्सिटी, उन सारी चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो लॉज बनाए गए हैं, उसकी वजह से ये लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ओके, सेकेंड रीजन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था 1935 में, जो लाया गया था, वो एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, सारी चीज़ें उसमें ठीक थी, कुछ गलतियां थी, कुछ चीज़ें थी। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने उसके बहुत सारे लॉज या बहुत सारी जो चीज़ें थी उसमें से अडॉप्ट की, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाई। ओके, तो एक ये रीज़न था। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बल्कि था, तो जब उससे चीज़ें अडॉप्ट की गई तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी बल्कि हो गया। थर्ड रीजन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कि देखिए, अगर आपको पता है तो इंडिया जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन इन दोनों को गवर्न करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है। तो क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट के लॉज भी लिखे गए हैं और फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉज भी लिखे गए हैं, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बल्कि हो गया है। चौथा रीज़न है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो थे, जो हाईएस्ट परसेंटेज था वो लोगों का, वो लॉयर्स थे। और लॉयर्स जब कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज है, उनकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि चीज़ें बल्कि हो जाती हैं। तो फोर्थ एंड फाइनल रीज़न ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उतना लेंदी क्यों है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थे 395 आर्टिकल्स, जो कि 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थे। लेकिन अभी जो है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं ओवर द टाइम, तो उसके बाद जो अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 ही लिखने हैं। पार्ट्स कितने हैं, 25 पार्ट्स, और शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। 395 आर्टिकल्स ही क्यों बताने, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो जनरली आए हैं 21st आर्टिकल में अमेंडमेंट आया है, 21A आया है या 39A आया है। तो क्योंकि ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं तो नंबर सेम है, तो अगर आप नंबर वाइज काउंटिंग करेंगे तो वो अभी भी 395 ही होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल है, तो 395 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स को बोरो किया है या लिया हुआ है। तो जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने कहा कि हमने कहीं से चुराई नहीं है चीज़ें, हमने बोरो नहीं किया है, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हमने क्या किया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे अवेलेबल थे वर्ल्ड में, जितने भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, हमने उन सबको रैंसैक किया। मतलब कि सबको बहुत अच्छे से पढ़ा, सब में से जो भी चीज़ें थी अच्छी लगी या जो हमें अपनी कंट्री में चाहिए थी, जो हमारी कंट्री चाहती थी, उसमें जो भी हमको अच्छा लगा वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की। अब देखिए एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जस्टिस ही लें, तो जस्टिस तो सबको चाहिए होता है, जस्टिस तो एंड मीन्स है। तो अगर आप ये सोच के सिर्फ जस्टिस ना लिखिए, क्योंकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए हम जस्टिस ना लिखें तो वो गलत होगा। ओके, तो ये रीज़न भी है। तो उन्होंने कहा कि रैंसैकिंग ऑफ द ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, स्ट्रक्चरल पार्ट जो था वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। स्ट्रक्चर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी। जो फिलोसफिकल पार्ट है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। फिलोसफिकल पार्ट में क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएंगे हमारे और DPSP आएंगे। ओके, तो रिस्पेक्टिवली हमने ये फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से उठाए, सॉरी मतलब कि उससे इंस्पायर होके किए, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP लिया था। ओके, अब ये लेने का मतलब ये नहीं कि हमने वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, हमने बहुत सारे चेंजेस भी लाए हैं इसमें जो कि हमारी कंट्री को सूट करेंगे। ओके, तो हमने बस एक चीज़ उठाई है जो कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे राइट्स दिए हुए थे इसलिए हमने राइट्स लिए।
ठीक है। अब तीसरा जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारा, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। पॉलिटिकल पार्ट मतलब कि गवर्नमेंट कैसी हो, तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया हमने, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमने अलग अलग लिखी। अब ये टेबल आप देख सकते हैं, तो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ ली, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ ली, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये टेबल आपको पढ़नी है, ये टेबल आपको मेमोराइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। वेमर मतलब कि जर्मनी का पुराना नाम है, ओके। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। तो ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो सेलिएंट फीचर, वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, एक तो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? रिजिड मतलब कि बहुत डिफ़िकल्टी से ये एक अमेंड होगा, और फ्लेक्सिबल मतलब कि ईजिली अमेंड हो जाएगा। अब इसको ईजी और डिफ़िकल्ट क्यों बोलते हैं? डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो आपको अमेंड करना होगा उसके लिए जो प्रोविजंस होंगे वो आप सिंपली एक लॉ बना के नहीं कर सकते, ओके। आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ करना पड़ेगा, और या तो स्टेट्स को शामिल करना पड़ेगा, इसलिए वो रिजिड है। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि आप एक सिंपल लॉ पास करके भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा क्यों? आर्टिकल 368 जो हमारा है वो दो तरह के अमेंडमेंट्स की बात करता है, ओके। पहला बोलते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी? तो पहली कि स्पेशल मेजॉरिटी, फर्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? इसमें है कि आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ 50% टोटल मेंबरशिप, ओके। मतलब कि 2/3 प्रेजेंट एंड, जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 होने चाहिए, और टोटल जो मेंबरशिप है उसमें से 50% का कोटा पूरा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी है। तो कुछ जो फीचर्स है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है कहीं पे भी, ओके। ये सिर्फ लोकसभा राज्यसभा, मतलब कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है चीज़ें। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। अब दूसरा, ये हमारा जो है ये फ्लेक्सिबल पार्ट में आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेट्स को शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब जो रिजिड पार्ट है वो सेकंड जो बात करता है आर्टिकल 368, वो ये बोलता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% टोटल मेंबरशिप प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का होना चाहिए, ओके। हाफ ऑफ स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स का भी वैलिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट भी शामिल हो रहा है, तो ये हमारा रिजिड वाले में आएगा। तो कुछ पार्ट्स ऐसे अमेंड हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स के लिए ये मेजॉरिटी चाहिए होगी। अब ये कौन से पार्ट्स हैं, क्या है, वो सब जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन से इस मेजॉरिटी से होंगे, कौन से इस मेजॉरिटी से अमेंड किए जाएंगे। अब ओवरऑल जो है, इसके अलावा जो बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, मतलब कि नॉर्मली जो लेजिस्लेशन पास होता है, बिल जो भी नॉर्मल लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर में, उस तरह सिंपल मेजॉरिटी से भी लॉज पास कर सकते हैं, उस तरह से भी अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, ओके। तो इसलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। तो अगर आप देखें फेडरल सिस्टम का एग्जांपल देखा जाए तो यूएसए से अच्छा एग्जांपल फेडरल सिस्टम का कोई सा नहीं हो सकता। और अगर यूनिटरी का एग्जांपल देखना है तो आप यूनिटरी के एग्जांपल के लिए चाइना देख सकते हैं, ठीक है, चाइना एंड यूएसए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुछ फीचर्स जो हैं वो फेडरल फीचर्स हैं, फेडरेशन वाले फीचर्स हैं, और कुछ फीचर्स जो हैं वो यूनिटरी फीचर्स हैं, ओके। तो फेडरेशन वाले फीचर्स क्या है? हम देख सकते हैं दो गवर्नमेंट्स है, दो गवर्नमेंट्स एज इन की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, उसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो ठीक है। तो सारे स्टेट्स के पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो इसलिए 2 गवर्नमेंट्स हैं। सेकेंड, बाई कैमरलिज्म है, मतलब कि 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब कि आप 3 लिस्ट जो देखते हैं शेड्यूल 8 में 3 लिस्ट हैं, वो 3 लिस्ट डिवीजन ऑफ पावर, वो भी एक तरह का फेडरल फीचर है हमारे पास, ठीक है। तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस लॉ ऑफ द लैंड में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वही लागू होंगी, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसे उसके अगेंस्ट जाके लॉज नहीं बना सकते। तो सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का फेडरल फीचर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि कई बार आपको ऐसे चॉइसेस दे दिए जाएंगे कि ये फीचर्स कौन से हैं, फेडरल हैं या यूनिटरी हैं, या इंडिया के आपको दे दिया जाएगा कि ये सारे जो फीचर्स हैं वो इंडियन स्टेट के हैं। अब आप इसमें से बताइए कि फेडरल कौन से हैं या यूनिटरी कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फेडरल हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यूनिटरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पिछले देखा कि कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट के शामिल होने से अमेंड किए जा सकते हैं, इसलिए वो पार्ट्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, टू गवर्नमेंट्स, बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फेडरल फीचर्स हैं हमारे। ओके, अब आते हैं हम यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, मतलब कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होंगे, इन सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अनलाइक यूएसए। तो यूएसए, क्योंकि यूएसए में क्या है कि एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड उसके बाद जो फेडरेशन है अलग अलग, उनके भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अगर जो सेंट्रल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, अगर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट एक ही टॉप पे, एक ही चीज़ पे लॉज बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जब हमने प्रियम्बल पढ़ा तब भी हमने बताया था कि सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देने के लिए सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली स्लाइड में हमने देखा है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन कैसे हैं, क्या है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि एक ही सिस्टम ऑफ जुडिशरी जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स। अब जो गवर्नर की पोजीशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर है वो स्टेट में अपॉइंट होता है, मतलब कि फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंट किया जाता है। और बेसिकली गवर्नर क्या होता है, गवर्नर बेसिकली एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो स्टेट में जाता है। ओके, और गवर्नर क्या होता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो आप देख सकते हैं गवर्नर की पावर कितनी स्ट्रांग है, पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, और वो कितना स्ट्रांगली स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है और स्ट्रॉन्ग सेंटर होने की बात को वो दर्शा रहा है। ओके, तो जो पोजीशन ऑफ द गवर्नर है वो भी यूनिटरी फीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो IAS IPS बनते हैं, हालांकि उनको अपॉइंट सेंटर करता है बट देन उनका अपॉइंटमेंट स्टेट्स में होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सारे जो फीचर्स हैं वो यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है, आपको इन सारी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी यूनिटरी है और कौन से फेडरल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि फेडरेशन एज अ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं है, ना ही फेडरेशन ना ही फेडरल। ओके, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट बताया है, ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको याद रखने की जरूरत है। फेडरेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब इंडियन फेडरेशन कैसा है, तो इंडियन फेडरेशन जो है मैंने आपको बताया था कि पिछली स्लाइड में कि जो इंडियन यूनियन है वो फेडरल है बट देन यूनिटरी बायस है, मतलब कि जो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फेडरेशन बना है इंडियन फेडरेशन, अनलाइक USA फेडरेशन, वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होने की वजह से नहीं बना है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट किया है और फिर उन्होंने मिलकर ये बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टेट्स बने हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को ध्यान रख के बनाया गया है जिससे कि सुविधा हो, एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा और बाकी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं है इसलिए, और इसलिए भी क्योंकि स्टेट के पास अलग होने का अधिकार नहीं है, नो राइट टू सिसीड। ओके, स्टेट के पास में अलग होने का अधिकार नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फेडरेशन मेंशन नहीं है और जो इंडियन फेडरेशन है वो एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है और स्टेट्स अलग नहीं हो सकते हैं सेंटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, सॉरी सेलिएंट फीचर वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से बोरो किया? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसके फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे प्रेसिडेंट हैं और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ही प्रेजेंट है इंडियन स्टेट में और दोनों ही इलेक्टेड है। सेकेंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब कि जो पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी इलेक्शंस में वही सरकार बनाएगी। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ये पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था कि इंडियन जो पार्लियामेंट है या इंडियन जो स्टेट है उसका नेचर कैसा है कि उस जो पार्लियामेंट है वो रिस्पॉन्सिबल, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगी। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके, और जो मिनिस्टर बनते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं? वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मिनिस्टर सेलेक्ट करके जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, लेकिन वो मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर में बैठते हैं, मतलब कि वो लोकसभा में बैठते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों साथ में होते हैं, दोनों को एक बंदे को डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेचर की भी। ओके, लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम, इन पीएम इन सेंटर और चीफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स। ये सारे जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं वो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फीचर्स हैं। ठीक है, लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो आपको पता होगा कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व की जाती है। ओके, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जाती है, उसके मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। आपको ये चीज़, दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व की जाती है, नए इलेक्शंस होते हैं फिर, और जो राज्यसभा होती है वो डिसॉल्व नहीं की जाती है, वो एक परमानेंट हाउस है और उसके मेंबर्स, आधे मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ओके, अब क्योंकि जब हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से ज़रूर अडॉप्ट किया है, बट इन इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। ओके, मतलब कि पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट खुद से कोई डिसीजंस नहीं ले सकती है। ठीक है, जबकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक सोवरेन बॉडी है। सेकेंड क्या है? इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ एन हेरिडिटरी हेड। वहाँ पे किंग या क्वीन होते हैं, हमारे पास किंग और क्वीन नहीं है, हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो कि हर 5 साल में इलेक्ट होता है। तो इसीलिए भी आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ा था तो हमने सिर्फ रिपब्लिक नहीं पढ़ा था, हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला था। मतलब कि रिपब्लिक तो है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है वो रेगुलर पीरियोडिक इलेक्शन से, सॉरी फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन से सिलेक्ट होकर आ रहा है, मतलब कि हर 5 साल में उसका इलेक्शन हो रहा है। तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे इंडियन स्टेट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसलिए वहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, ना कि ब्रिटेन की तरह जहाँ पे एक मोनार्की है। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात होगी, यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया। जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सही पावर्स हैं, और जुडिशियल रिव्यू जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट के पास है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सिंथेसिस है इन दोनों का। हमारे पास पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है कहीं कहीं पर, हमारे पास जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। तो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फॉलो करता है? वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता है, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्यू प्रोसेस लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में डिफरेंस क्या है। बस आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है, जो कि आर्टिकल 21 में मैंशनड है, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इवन दो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन ला रही है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि उस लेजिस्लेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसमें वो चेंज कर सकते हैं या उसको नल एंड वॉइड बता सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो कोई भी किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बट हमारे पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसके पास वास्ट पावर्स जुडिशियल रिव्यू के
कंटेक्स्ट में या इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ज़्यादा पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जहाँ तक बात की जाती है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हेड होगा, जो एपेक्स कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होंगे जो हर स्टेट में होंगे, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, ठीक है। और ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट रहेगा जो कि पूरे देश में लॉज को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्स लॉज थ्रू द कंट्री, तो यही एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होगा जो पूरे देश में लॉज को अप्लाई करेगा। दो सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे हमारे पास, स्टेट के पास अलग से अपना फेडरल कोर्ट नहीं होगा, या ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहेगा। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब कि अगर आपको कहीं पे भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नहीं मिल रहा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिल रहा, आपने हाई कोर्ट में अपील की वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसलिए वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ओके। सेकेंड क्या है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए ये सारे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे एपेक्स कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स है सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपने समझ लिया, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो सके, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। पहली चीज़ की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस के पास में, ठीक है, मतलब कि जितना उनका कार्यकाल है उसके पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। सेकेंड, फिक्स सर्विस कंडीशन है, मतलब कि जब तक वो काम करें उनके काम के बीच में उनकी कंडीशंस को कम नहीं किया जा सकता, एडवर्सली उनको अफेक्ट नहीं किया करेंगे उनकी कंडीशन। सेकेंड, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी उनके सैलरी होगी और बाकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस, तो जजेस कैसा कंडक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं की जाएंगी या कहीं और डिस्कस नहीं की जाएंगी। सेकेंड, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास पावर होती है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो वो उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जजेस को रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन लगाया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंश्योर करती है कि जुडिशरी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट रहे, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो दो चीज़ें, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपने देख ली और इंडिपेंडेंट जुडिशरी देख ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो स्मूथली वर्क करती रहे, फंक्शन करती रहे। लास्ट, आज का जो लास्ट रहेगा वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड राइट्स हैं। गारंटीड राइट्स मतलब कि वो राइट्स जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि लॉ ऑफ द लैंड है उसने गारंटी दी हुई है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लाइवलीहुड, एक अच्छी लाइफस्टाइल या एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए देश में। तो इसलिए इसको गारंटीड राइट्स कहा जाता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं आर्टिकल 12 to 35, ये आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में। इसमें क्या है आर्टिकल 12 to 35 में, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम इस डिटेल में जाएंगे। अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स हमने ये अडॉप्ट किया हुआ था। यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट वाली बात कहीं से नहीं वो हो सकती, क्योंकि हमने एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से अडॉप्ट किया था। लेकिन अगर आप देखें तो जो बिल ऑफ राइट्स था वो बना, जो शुरू के 10 अमेंडमेंट्स इसमें हुए थे, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स के बाद जो चीज़ निकल के आई थी इसको उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया था, ठीक है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अमेंडमेंट्स के बाद नहीं आए हैं। तो इवन दो हमने एज अ स्पिरिट बिल ऑफ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स की तरह अडॉप्ट किया, लेकिन हमने उसमें अपना टच भी दिया है। तो हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने इंडिया को सूट करने वाली चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, ठीक है। और जस्टिशिएबल इन नेचर, जस्टिशिएबल इन नेचर है का क्या मतलब है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स कोई दिए जा रहे हैं और अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब कि इन्फोर्सेबल है वो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे अपील कर सकते हैं इसके लिए कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पर आपको ये नहीं मिल रहा है, आपको स्टेट नहीं दे रहा है।
प्लस एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट आपको मिलते हैं, मतलब कि ये स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं कि आप इस एक्सटेंट तक ही जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर स्टेट चाहे तो वो पर्टिकुलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है लोगों को कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन इवन तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट देन रिजर्वेशन इज अलाउड बेस्ड ऑन कास्ट और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से भी कई मतलब कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसमें भी जॉब दिए जाते हैं, तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये कहने का मतलब है। एंड देन नॉन सैंक्रोसेंट, सैंक्रोसेंट का मतलब है कि वो परमानेंट नहीं है, उनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, पहला तो इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 20 एंड 21 के अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो उनको अमेंड कर सकती है। कंडीशन सिर्फ एक है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही सेलियंट फीचर्स, बाकी जो सेलियंट फीचर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस होंगे वो अपलोड हो जाएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ऑल्सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये सारी जो PPTs हैं उनका PDF वर्जन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।